से कॉन्फ्रेंस बुलाई है सर, आपने क्या कुछ कहना चाहिए? सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस दिवस पर 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर, अपने संस्थान पर, सरकारी अधिकारी है तो सरकारी बिल्डिंगों पर तिरंगा झंडा लहराए कि ताकि हमारे अंदर जागृति आए, हमारे देश के बारे में हमें सोचें। तिरंगा झंडा ये मान के चलें हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। ये तिरंगा झंडा लहराने के लिए, आज़ादी के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान कुर्बान की, अपना जीवन खपाया। चाहे उसमें सरदार भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनेकों, चंद्रशेखर आज़ाद, जय, उसके अंदर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सभी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए दिन रात एक किया है। तो ये तिरंगा झंडा देश की आज़ादी के रूप में लहराया है और आज 75 साल इस 15 अगस्त को पूरे हो रहे। इस पे सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी से, प्रदेशवासियों से निवेदन, सभी गौ भक्तों से निवेदन, सभी गौशालाओं के प्रबंधकों से निवेदन कि वह अपने गौशालाओं में भी, अपने घरों में भी तिरंगा झंडा जरूर लहराएं और तिरंगा झंडे की शान, आन बान को ऊंचा करें। देश की आन बान शान जिससे ऊंची हो सके। आजकल एक जो बीमारी आई हुई है, लंपी बीमारी गौों के अंदर आई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बीमारी क्या है, लक्षण क्या है और उसका जो उपचार है वो क्या है उसके लिए? लंपी स्किन डिजीज जो है ये अफ्रीकी देशों से आई है और अफ्रीकी देशों से पाकिस्तान के रास्ते हुई भारत के अंदर प्रवेश हुई। शुरू में गुजरात में इसके लक्षण दिखाई दिए, फिर राजस्थान में, पंजाब में और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ आई है, उसके लक्षण दिखाई दिए। हरियाणा में अभी लक्षण दिखाई देने शुरू हुए। जो पंजाब के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और बाकी ज़िलों के अंदर अभी कई ज़िलों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, कई ज़िलों में कुछ कुछ दिखाई देने शुरू हो गए। जैसे सिरसा के अंदर, कैथल के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, इन ज़िलों के अंदर अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में पशुपालन विभाग, हरियाणा गौ सेवा आयोग, सभी गौ भगत, सभी इस दिशा में लगे हुए हैं और सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं भी 6 गौशालाओं में कल गया, पानीपत जिले की। आज जींद जिले की 4 गौशालाओं में गया। जहाँ जहाँ लक्षण दिखाई दिए वहाँ पशुपालन के अधिकारियों से संपर्क किया और गौ भक्तों से भी निवेदन किया कि इन गायों को अलग करके इनका इलाज करवाइए और वो शुरुआत उन्होंने की। इसी तरह से आपस के अंदर व्यवस्थित रूप से हमारी कोशिश है कि हरियाणा के अंदर ये बीमारी अपना प्रकोप ना दिखा पाए। अगर कोई समस्या है तो कम से कम हो और उसके लिए सभी विभाग इस पर कमर कसे हुए हैं तो निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे। लक्षण होते हैं उसी प्रकार से गांठें बन जाती हैं जो स्किन पे होती हैं और धीरे धीरे वो गांठें बड़ा स्वरूप ले लेती हैं, बड़ी होती जाती हैं और उसके बाद उसमें पस होकर वो फूट जाती हैं। पशु को बुखार आता है, सूजन आती है और जिन के अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है पशुओं पे उनको ज़्यादा घेरती है।
तो इसकी प्रिकॉशन के लिए उन पशुओं को अलग कर लें, उनको अच्छा चारा दें, फिटकड़ी से, नीम से, डिटोल से उन पशुओं पे स्प्रे करें, नहलाएं या पोछा लगाएं। और इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर दवाई एडवाइज करते हैं या पशुपालन विभाग दवाई लगाता है वो लगवाएं और उनकी देखभाल करें, तो ये बीमारी आगे नहीं फैल पाए, उसके लिए प्रयास करें। हरियाणा में अब तक कितने पशु आपके हिसाब से पीड़ित हैं इस बीमारी से? लगभग जो रिपोर्ट आ रही है 5-6 हज़ार के आसपास की आ रही है। इसमें सिरसा जिला सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वहाँ का विभाग पूरी तरह से, जिले का पूरी तरह से DDH, गौ सेवा आयोग के प्रभारी सदस्य हमारे अजीत सियाल जी हैं वो, और उनकी पूरी टीम और गौ भगत सभी इस पर लगे हुए हैं और निश्चित रूप से ये बीमारी समाप्त हो गई। तो इसमें कोई मृत्यु दर भी आई है? इसमें कोई मृत्यु दर अभी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, लगभग 40-50 की जो सूचना आ रही है तो ये दिखाई दे रही है, परंतु समय पे संभाल लें तो मृत्यु दर बहुत कम हो सकती है। वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ उपाय किए गए इसके लिए? वैक्सीनेशन मंगा ली गई है, कुछ जिलों में पहुंच गई है, कुछ जिलों में आज या सुबह तक पहुंच जाएगी और वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगनी शुरू हो गई है। जिन जिलों में पहुंच गई है, बाकी जिलों में जल्दी ही उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बाकी अल्टरनेट पे उन दूसरे जिलों में भी कार्रवाई है। चेयरमैन साहब, जो सफेदों का जो जांच की गई थी, कितने क्या देखने को मिले जांच के दौरान? सफेदों के अंदर लगभग 7-8 पशुओं में लक्षण ऐसे दिखाई दिए। कहाँ जांच हुई? स्वामी गोरक्षानंद गौशाला सफेदों शहर में, पाजू गौशाला में, मुआना गौशाला में, नंदीशाला में, कल समाड़का के अंदर, नौड़था के अंदर, शाहपुर के अंदर, अलीपुर नैन के अंदर, उरलाना के अंदर, इन गौशालाओं में देखा तो अभी बड़ा प्रकोप कोई दिखाई नहीं दे रहा। इक्का दुक्का कहीं दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ डॉक्टरों की टीम सतर्क होगी और गौ सेवक भी सतर्क है। इसमें एनिमल्स में कौन कौन से पशु, जैसे गाय शामिल है और कोई? इसमें गाय, नंदी, बैल, बछड़ी, बछड़ा, ये सब के सब मतलब पीड़ित गौवंश ही है इसमें जाइए? गौवंश पे ही इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई दिए हैं, अभी तक बाकी अन्य पशुओं में लक्षण दिखाई नहीं है। सफेदों की प्रशासन के साथ बैठकर भी, गौ भक्तों से, गौशालाओं से बैठ के योजना बना ली है और उस योजना के अनुसार निश्चित रूप से यह लंपी बीमारी का प्रकोप कम होते ही सफेदों के अंदर गौवंश को सड़कों से हटाकर गौशाला में, नंदीशाला में व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी ने उसके टेंडर भी कर दिए हैं, वो भी टीम तैयार हो गई है गायों को पकड़ के गौशालाओं में रखने के लिए। गौशालाओं ने भी उसकी सहमति प्रकट कर दी है, नंदीशाला ने भी सहमति प्रकट कर दी है। एक काम होना बाकी है कि वो यही है कि लंपी स्किन बीमारी जो है छूत की बीमारी है, अगर एक गाय को भी बात सड़क पे है वो सभी में फैला दे, ऐसा ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा रोक दिया, नहीं 15 अगस्त के तुरंत बाद ये अभियान चल रहा है। ऐसे कोई हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से कोई आदेश तो नहीं जारी किए गए कि जो बेसहारा गौवंश है सड़कों पे, उसे लंपी बीमारी को देखते हुए अभी गौशालाओं में ना लिया जाए? ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, परंतु प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे गौवंश के सवाल है। और निश्चित रूप से सभी मैं गौ भक्तों से भी अनुरोध करूँगा और विभाग के जितने डॉक्टर जो हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस दिशा में एक अभियान के रूप में, एक महामारी से बचने के तरीके के रूप में लेकर और इसको समाप्त करवाएं और इस पर दिन रात मेहनत करनी पड़े तो करें। और इस पर विभाग के, मेरी अम्बाड़ा भी बात हुई है, सिरसा भी बात हुई है और जगह भी बात हो रही है, वो सब लोग काम कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर वो प्रकोप नहीं दिखाई देगा जो पंजाब में और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। सर, आपने एक बात की बोली है कि ये बीमारी छूत की बीमारी है,
आदमी आवागमन करता है, लेकिन जो पशु है वो एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उनके अंदर बीमारी कैसे आई है? उसके अंदर बाहर से आई हुई गायें भी ला सकते हैं, कि गौशालाओं में आती रहती हैं बाहर से गायें। मक्खी के कारण भी कुछ प्रकोप है भाई, एक मक्खी दूसरी जगह से आके बैठ गई बाहर, बीमार गाय पे है और उसने आके गौशाला की गाय पे बैठ गई है, उसके कारण भी हो सकता है, मक्खी मच्छर के कारण भी। तो ये एक वायरस है। तो इसके बचाव के लिए कोई उपाय, कोई इसके बचाव के उपाय मैंने बताए हैं आपको। विभाग अपने तरीके से लगा हुआ है, प्रिकॉशन रखें, बीमार पशुओं को बिल्कुल बीमार गौवंश को अलग कर दें, उनकी अलग से दवाई करें, उनकी व्यवस्था करें और इस सिस्टमाइज इसको करें। हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर 175 गौशालाएँ थी, 1,80,000 गौवंश था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार भी 2014 में बनी, इस सरकार ने ध्यान दिया। आज हमारे पास 621 गौशालाएँ रजिस्टर्ड है, लगभग 100 गौशालाएँ अनरजिस्टर्ड भी हैं, लगभग 5 लाख गौवंश गौशालाओं के अंदर है, उसमें 1,80,000 था। अब आप ये मान के चलें कि लगभग 3 गुणे के आसपास गौशालाओं में लेने के बाद भी सड़कों पे है। इसमें सरकार ने भी प्रयास किया, गौ भक्तों ने भी प्रयास किया, गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने, गौशालाओं के मैनेजमेंट ने भी प्रयास किया, उसका परिणाम है। और आप पत्रकार बंधुओं का प्रयास है कि इस दिशा में जागृति फैलाते रहते हैं, अपने समय समय पर लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं। और निश्चित रूप से जब तक ये एक भी गाय सड़क पे है, आप भी प्रयास ना छोड़िए, हम भी प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सोचते हैं कि हर गांव, घर के अंदर गौशाला थी, हर गांव में गौशाला बने। हिंदवाड़ गांव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, 350 गायें सड़क से पकड़कर वहाँ नस्ल सुधार का घरों में काम हो रहा है। और आपको अचंभे की बात करूँ, सड़क पे पकड़ी हुई गायें से 19 लीटर तक दूध लिया। हम गोधन को, जो हमारे पूर्वजों ने कहा गाय को धन माना है, गाय को माता माना है, उसको समझ ना पाए इसलिए सड़कों पे छोड़ रहे हैं। इसका तो गोबर भी कीमती है, इसका गौमूत्र भी कीमती है। आज गोबर से भी खाद बन रही है, अन्य उत्पाद बन रहे हैं, गौमूत्र से भी बन रहे हैं, गाय के दूध से भी बन रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो निश्चित रूप से हमें गोधन को अपने घर में स्थान देना जरूरी है, या फिर अपने गांव के अंदर गौशाला बना के उसमें स्थान दें, वहाँ नस्ल सुधार करें, तो फिर उसके बाद अपने घरों में वो आए वापस। तो कैसे जो डेयरियाँ हैं उनको भी जिम्मेवार मानते हैं, जिस प्रकार से जो काले सांड जो बिल्कुल पहले मौत का पैगाम लेकर? हाँ, बिल्कुल पहले जो डेयरियाँ थी वो बछड़े होते सड़क पे छोड़ देते। अभी हरियाणा सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन शुरू किया, जिसमें 85 से 90% केवल बछड़ी पैदा होती है। अब आपको दिखाई दिया होगा डेयरियों की तरफ से जो बड़ी मात्रा में सड़कों पे छोड़े जाया करते हैं, लगातार एकदम हर तरह की गौशालाएँ भी भर गई, समाज के अंदर सड़कें भी भर गई, गांव के अंदर भी समस्या हो गई थी। वो उसी कारण, उसका एक बड़ा कारण डेयरिया भी थी और समाज ने तो छोड़ा ही छोड़ा। अब समाज के अंदर जब गांव के अंदर गायें नहीं होगी तो छोड़ेगा कहाँ? और दूसरा जागृति आई, लोगों ने पालना भी शुरू किया बहुत जगह पे, जैसे मैंने हिंदवाड़ का उदाहरण दिया। तो निश्चित रूप से एक भी गाय जब तक सड़क पर रहेगी, हम अपना अभियान नहीं रुकने देंगे। अब के ईद के मौके पे मेवात के अंदर भी बहुत कम गौशाला हुई, वहाँ भी मौलवियों के साथ वहाँ के प्रशासन ने बैठक की, वहाँ के गौ भक्तों ने गांव-गांव में जागृति फैलाई। वो सब काम होने के पश्चात वहाँ के मुस्लिम भी बड़ी संख्या में आए कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और उन्होंने भी प्रयास किया। हिंदुओं ने तो किया, मुस्लिमों ने भी किया और उसका परिणाम है कि अच्छी मात्रा में गौ हत्या पर रोक लगी। आगे भविष्य में मुझे लगता है कि जल्दी ही मेवात की धरती से कलंक मिट जाएगा। कब तक सर ये सड़कों से इनको उठा दिया जाएगा? वो तीसरा क्या है कि आपके हाथ में मोबाइल है या मेरे सामने मेज रखी है, इन चीज़ों को अगर हम एक कमरे में रख देते हैं तो साल बर्बाद निकालेंगे तो एजिटी निकलती है। गौ माता को तो अपने तरह जैसे हमें रोज़ाना का खाना चाहिए, रोज़ाना की व्यवस्था चाहिए, छत चाहिए, धूप गर्मी से बचाव चाहिए, वो सब व्यवस्थाएं होती है, तब उसको उसमें रखते हैं। अन्यथा
कल को अगला विषय होता है कि बेमौत गौ माता तड़प तड़प के मरती है, क्योंकि व्यक्तियों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है उनकी सेवा के लिए, और वो कर रहे हैं। और उसके लिए हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है, गाँव गाँव में गौशालाओं के लिए ज़मीन दी है, तभी गौशालाएँ खुली हैं। और आगे भी हमारी योजना यही है कि हर चौथे गांव पे अभी गौशाला हो, बाद में हर गांव के अंदर गौशाला हो, कि गांव के अंदर कोई गायें छोड़ने आए तो गौशाला में छोड़ जाए, और लेने आए तो उसी गौशाला से वापस ले ले। एक ये लंबी निरंतर अभी चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन सड़क से ज़्यादा मात्रा में उठ जाएगा उस दिन हम टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे, जो भी गायें दिखाई दे उसका इलाज करें। तो इसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जी भी इस दिशा में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इन पर बैठक कर रहे हैं, और हमारे कई एमएलए ने भी बहुत साथ दिया, मंत्रियों ने भी साथ दिया है, तभी ये इतनी गौशाला खोल पाए। क्योंकि एक गौशाला गाय पे रोज़ाना लगभग 50 से 100 रुपये का खर्चा है।